Hello students, welcome to Growell online classes. We are reading chapter number 1 in political science, and in the previous lecture we understood the basic definition of democracy and one feature of democracy, that the final decision making power is in the hands of elected people. So today we will discuss the second feature of democracy, that is free and fair electoral competition. इसे समझने के लिए हम चाइना के एग्जाम्पल लेंगे कि इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 years. वैसे अगर डेमोक्रेसी का इस फीचर को देखें कि रेगुलर इलेक्शंस होते हैं तो वो होता है वहाँ पर हर 5 year में इलेक्शन होते हैं. जो पार्लियामेंट है वहाँ की, दैट इज़ कॉल्ड क्वांगो रेनमिन द्याबियो दाहुई, मीन्स नेशनल पीपल्स कांग्रेस. तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस ही वहाँ का प्रेसिडेंट अपॉइंट करती है. वहाँ जो मेन पावर है दे आर इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. तो सेमी प्रेसिडेंशियल होता है सिस्टम, पार्लियामेंट भी बनती है, प्रेसिडेंट भी बनता है, और प्रेसिडेंट ही वहाँ पे मतलब प्रीमियर कहा जाता है प्रेसिडेंट को, और वही टॉप पोजीशन पे होता है. इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना. तो बहुत बड़ी पार्लियामेंट है, 3000 मेंबर्स इसमें इलेक्ट होके आते हैं, और कुछ मेंबर्स वहाँ पे आर्मी भी इलेक्ट करती है. आर्मी को भी डायरेक्ट इलेक्शन करने का वहाँ पे राइट है. ज़रूरत क्या है कि बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. अगर इलेक्शन लड़ना है तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल होना ज़रूरी है. ये वहाँ की पार्टी है, जिस तरह से इंडिया में पार्टियाँ होती हैं, बीजेपी, कांग्रेस एट्सेट्रा, इन द सेम वे वहाँ ये पार्टी है, नाम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी. सो इसका मीनिंग ये हुआ कि ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर पार्टीज अलाइड टू इट, जो इससे जुड़ी हुई पार्टियां हैं, वर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन 2023. या तो पार्टी का मेंबर है वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, या फिर वो मेंबर है किसी ऐसी पार्टी का जिस पार्टी का संबंध यानी अलायंस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से हो, वही इलेक्शन लड़ सका. ये एग्जाम्पल दिया है 2002-3 का. इसका मीनिंग क्या हुआ? जनरल सी बात हुई, एक ऑब्वियस सी बात हुई कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी. जब पार्टी ही एक है तो यही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी. तो इस बात से आप क्या समझते हैं? ये एक एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन. तो चाइना में आपने देखा कि पीपल डू नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ फ्री इलेक्शंस. फ्री होने का मीनिंग होता है कि इलेक्शन में चॉइस हो, वोट देने जाएं तो पता रहे कि ये पता हो कि इतने कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों से बिलोंग करते हैं और हम जिसको चाहें उसे वोट दे सकें. लेकिन जब चॉइस ही नहीं होगी तो आपकी वोट की कोई वैल्यू भी नहीं होगी, और जब चॉइस ही ना हो तो वो डेमोक्रेसी नहीं हुआ करती. जहाँ लोग अपनी चॉइस से गवर्नमेंट ना बना सकें, दैट इज़ नॉट ए डेमोक्रेसी. वो तो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, बाकी डेमोक्रेसी नहीं है. तो चाइना का एग्जाम्पल हम समझाता है फेयर इलेक्शन, फ्री इलेक्शन की बात. दूसरा एग्जाम्पल है मैक्सिको में, कि सिंस इट इज इंडिपेंडेंस इन 1930 में इंडिपेंडेंस मिली मैक्सिको को. तो मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट. देखिए कुछ कंट्रीज हैं जहाँ, जैसे यूएसए में 4 years में इलेक्शन होते हैं,
तो मैक्सिको में 6 ईयर्स के में इलेक्शन होते हैं। जनरल ट्रेंड तो 5 ईयर का ही है, बट कुछ कंट्रीज़ हैं तो मैक्सिको में 6 ईयर्स में इलेक्शन होते हैं, और वहाँ पर भी प्रेसिडेंट के लिए ही इलेक्शन होते हैं। हालांकि द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर ए मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, इनके किसी कंट्रोल में नहीं रहा, ये तो कॉलोनी रहा है यूरोपियन स्टेट्स की, देशों की, तो उनसे आज़ादी मिली थी इसे। बट until 2000 every election was won by a party called PRI। 2000 तक एक ही पार्टी, नाम था PRI, फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। ये पार्टी इलेक्शन लड़ती रही, इलेक्शन जीतती रही। ऐसा नहीं था कि पार्टी दूसरी नहीं थी, वहाँ पे दूसरी थी, चॉइस थी लोगों के सामने, फ्री इलेक्शन था। ओपोजिशन पार्टी डिड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन, जीत नहीं पाई कभी। द PRI वॉज नोन टू यूज मैनी डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। PRI के बारे में ये कहा जाता था कि PRI जो है वो डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती है, वो गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है इलेक्शन जीतने के लिए। जैसे कि ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैड टू अटेंड इट्स पार्टी मीटिंग्स। जो नॉन इलेक्टेड पीपल हैं, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको पार्टी मीटिंग्स में आना पड़ता है। साथ साथ जो टीचर्स और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको ये कहा जाता है कि भाई आप पेरेंट्स को फोर्स कीजिए कि वो PRI को वोट दें, हम आपके बच्चों को अच्छे मार्क्स दे देंगे या उसको प्रमोट कर देंगे, लेकिन आपको PRI को वोट देनी पड़ेगी। इस तरह से टीचर्स को कहा जाता है कि आप ऐसा करें। मीडिया भी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इग्नोर करता है, और इग्नोर भी करता है और मौका मिले तो क्रिटिसाइज़ करता है, उनकी बुराई तो करता है, लेकिन उनकी बाकी जो कोई और एक्टिविटी है जो वे कर रहे हैं उसको नहीं दिखाता है, उसको इग्नोर करता है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि समटाइम्स द पोलिंग बूथ्स वर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पोलिंग बूथ्स की जगह चेंज कर दी जाती थी, टाइम कब, इन द लास्ट मिनट में बदल दी जाती थी। अब वोटर वोट देने गया है प्लेस ए पर शिफ्ट कर दिया गया बूथ प्लेस बी पर कहीं और। अब वोटर ए पे गया, उसे बूथ नहीं मिला, वो या तो विदाउट वोट दिए आ जाता है या फिर ढूंढता फिरता है मेरा बूथ कहाँ है, जिससे तो इससे बड़ी परेशानी होती थी लोगों को कास्ट वोट करने में। द PRI स्पेंट अ लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन ऑफ इट्स कैंडिडेट्स। इसके साथ साथ PRI ने अपने कैंडिडेट्स के ऊपर उनके कैंपेनिंग में बहुत खर्चा किया, बहुत पैसा खर्च किया। तो ये कह सकते हैं हम, कुछ पॉइंट्स हमारे पास जो वहाँ का ओपोजिशन कहता है कि ये पार्टी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हुई आई है, जिसके चलते ये हर बार इलेक्शन को जीत जाती है। इस तरह का एग्जाम्पल हम इंडिया में भी सुनते हैं। जब BJP इलेक्शन जीती और मेजोरिटी से जीती, तो बहुत सारे पार्टी जो ओपोजिशन के लोग थे उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि भाई ये इन्होंने EVM जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसको हैक करवाया था, कि भाई जिसको वोट किसी को भी देंगे हम, बटन किसी के सामने का भी दबाएं, वोट BJP को ही जा रही थी। ऐसा एलिगेशन यानी आरोप लगाया गया था। हालांकि वो जब उसको हैक करने के लिए चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन ने, तो किसी से वो हैक नहीं हो पाई। तो देखो, एक छोटे लेवल पे तो चलती है, ये हर कंट्री में चलती है। एक छोटे लेवल पर जो बूथ कैप्चरिंग या डर्टी ट्रिक्स वो चलती है, इस बात से इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इतनी बड़ी कैंपेन, इतनी बड़ी चले करप्शन, जितना मैक्सिको में चल रहा है कि 1930 से 2000 तक एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती आ रही हो, तो फिर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है।
तो इन दोनों इलेक्शन इसमें जो आपने पढ़ा अभी मैक्सिको में, ये है मुद्दा फेयर इलेक्शन का। फेयर मतलब होता है ईमानदारी से होने वाले इलेक्शंस। तो फ्री इलेक्शन का एग्जाम्पल आपने देखा चाइना में, और फेयर इलेक्शन के लिए एग्जाम्पल देखा आपने मैक्सिको में। जो दोनों के हिसाब, दोनों में, चाइना में फ्री इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और मैक्सिको में फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर भी समझाया गया है इस बात को कि शुड वी कंसिडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि जो इलेक्शन हमने पढ़े हैं वो इलेक्शन वास्तव में है? रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। हम इन्हें प्रॉपर इलेक्शन नहीं कह सकते क्योंकि देर आर मैनी प्रॉब्लम्स। चाइना में people do not have any choice, they have to choose the ruling party and the candidate approved by it। अब जब चॉइस ही नहीं है तो फिर क्या फ्री नहीं है? इसी तरह से मैक्सिकन एग्जाम्पल में people have choice but in practice they had no choice in practice। वैसे तो है, तो इन प्रैक्टिस का मीनिंग ये है कि वोट किसी को भी देंगे, वो तो PRI जीत रही है, तो उस तरह से प्रैक्टिकली नो चॉइस। तो देयर वाज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड, तो वो फेयर इलेक्शन नहीं है। तो इस तरह से हमें एक दूसरा फीचर बन जाता है ये कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर, जो पावर में हैं, उन्हें हारने का चांस मिले। अब ये उन्हें चांस मिलने का मतलब उनके हारने के चांसेस हों। जब भी जैसे अमेरिका में इलेक्शंस हुए तो रिजल्ट आया, तो अब वो जो डोनाल्ड ट्रम्प थे वो हार गए और जो बिडेन नए प्रेसिडेंट बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि पीपल हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि अब अगर रूलिंग पार्टी हार जाती है तो फिर हम ये इसमें कोई बात नहीं बचती कि इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हुए हैं। और पीपल हैव चॉइसेस देयर, दो पार्टियां तो वहाँ पे मेजर हैं ही, कुछ अलाइंड पार्टियां भी होती हैं, तो इलेक्शन में लोगों के सामने चॉइसेस भी हैं। तो दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। थर्ड फीचर है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यानी अगर वन पर्सन है तो उसकी वन ही वोट है, एक इलेक्शन में एक वोट, एक टाइप के इलेक्शन में, और उस वोट को जब काउंट किया जाएगा तो वो वन ही काउंट होगी, उसकी वैल्यू वन से ज़्यादा नहीं होगी। तो क्या लिखा है पढ़ते हैं कि अर्लियर वी रेड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू द डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत दिन तक चला है, ये स्ट्रगल चला है, दुनिया भर में चला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए। क्योंकि शुरुआत में नेशनल जो एलिट लोग थे उन्होंने रिच क्लास को या एरिस्टोक्रेटिक्स को या एजुकेटेड लोगों को ही राइट टू वोट दिए थे। फिर यूनिवर्सल डिमांड की, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की, तो तब जाके बहुत दिन बाद इस तरह के राइट्स सभी को मिले हैं। तो दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब तो पूरे दुनिया में ही यही चलता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे until 2015 in Saudi Arabia women did not have right to vote। वहाँ पर म्यूनिसिपलिटी इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं सऊदी अरेबिया में। वैसे तो मोनार्की है वहाँ पर, तो जो इलेक्शन हो रहे थे वे लोकल बॉडीज़ के लिए, वहाँ पर भी वुमेन को राइट टू वोट नहीं था, लेकिन वो 2015 तक ही था। तो एग्जाम्पल बन जाता है ये। तो वहाँ पर वन वोट वन वैल्यू नहीं आई, वन पर्सन वन वोट नहीं आई। इसी तरह से एस्टोनिया का एग्जाम्पल दिया है इसमें कि एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। एस्टोनिया रशिया के पास पड़ता है, अलग कंट्री है। तो चक्कर ये है वहाँ पे कि जो रशियन माइनॉरिटी है, जो रशिया से आए लोग हैं, जो रशियन
बोलने वाले लोग हैं उनको राइट टू वोट मिलना बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पे, तो वहाँ पर भी 1 पर्सन 1 वोट वाली प्रॉब्लम है। एक और एग्जांपल है इसमें, इन फिजी आइलैंड कंट्री है एक, द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी मतलब होता है जो फिजी का मूल निवासी है, हैज़ मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजियन। उसकी वैल्यू एक इंडियन फिजियन, जो इंडिया से गया हुआ फिजियन है वहाँ पर, क्योंकि फिजी में इंडिया के बहुत लोग हैं, तो एक कम्युनिटी है अलग से ही। जो इंडिया से गए हुए फिजियंस हैं उनकी वैल्यू से डबल वैल्यू है उनकी, जो वहाँ के मूल निवासी हैं। तो इस तरह से इंडियन फिजियन को कह लो कि वो आधी वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट, 1 वैल्यू नहीं है बल्कि 1 वोट हाफ वैल्यू है वहाँ पर। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके जहाँ डेमोक्रेसी होते हुए भी कौन सा फीचर नहीं है कि ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो ये बात अगर नहीं है तो वो डेमोक्रेसी प्रॉपर नहीं होती। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट फीचर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है डेमोक्रेसी के लिए, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ यानी अगर रूल कर रही है गवर्नमेंट तो वो खुद की मर्जी से नहीं कर रही है, बल्कि कानून में जैसा लिखा हुआ है उस तरह से कर रही है। कानून के मुताबिक रूल करना ही रूल ऑफ लॉ है। एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, जो लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं उनकी रेस्पेक्ट गवर्नमेंट करे तो वो डेमोक्रेसी होती है। तो रूल ऑफ लॉ चलाए, साथ साथ लोगों के राइट्स की रेस्पेक्ट करे, उसे बोलते हैं हम वो हो जाएगी प्रॉपर डेमोक्रेसी। इसका एग्जांपल लेंगे जिम्बाब्वे के लिए। जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। जिम्बाब्वे को 1980 में जाकर आज़ादी मिली। उसके बाद से द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ZANU-PF, ZANU-PF, ये एक पार्टी का नाम है। द पार्टी हैड दैट लेड अ फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे इंडिया में कांग्रेस ने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया, उस तरह से इस पार्टी ने जिम्बाब्वे में फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया। तो इट्स लीडर का नाम है रॉबर्ट मुगाबे। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। तब से रॉबर्ट मुगाबे ही वहाँ पर रूल करते रहे हैं। अब इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन भी होते रहे रेगुलरली, एंड ऑलवेज वोन बाय ZANU-PF। ZANU-PF ही जीतती रही। सो प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर तो थी मुगाबे की, ये तो बात है, बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। वो PRI की तरह है, ये भी कुछ अनफेयर प्रैक्टिस इसका इस्तेमाल करता था इलेक्शन जीतने में। लेकिन इन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं वो आगे है कि ओवर द ईयर्स हिज गवर्नमेंट चेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। साल बीतते रहे, टाइम बीतता रहा और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कई चेंजेस किए। क्यों किए? टू इंक्रीज द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जिससे कि प्रेसिडेंट की पावर्स बढ़ सकें, एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल होता है जिम्मेदार, जिससे और उसे कम जिम्मेदार बनाया जा सके, लोगों को जवाबदेही कम करनी पड़े, उसे कोई क्वेश्चन ना कर सके, इतना पावरफुल उसे करने का प्रोग्राम बना लिया गया। जो ओपोजिशन पार्टी के वर्कर्स थे, दे वर हरेस्ड, उन्हें परेशान किया जाता था, एंड देयर मीटिंग्स डिस्टर्प्टेड, उनकी मीटिंग्स में खलल डाली जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो यहाँ तक चली गई। अब राइट होता है पब्लिक प्रोटेस्ट करना, तो ये राइट्स होते लोग हमारे जैसे भारत में ये फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट करना।
इस पे वहाँ के गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया और इलीगल डिक्लेयर कर दिया कि आप कर ही नहीं सकते किसी तरह के प्रोटेस्ट। तो कुल मिलाकर एक ऐसा लॉ बना दिया जिससे कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज किया नहीं जा सकता। लोगों से ये राइट छीन लिया गया कि दे कुड नॉट क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट की बुराई नहीं कर सकता कोई। क्रिटिसाइज का मीनिंग बुराई, झूठी बुराई करना नहीं होता, खामी निकालना होता है, ये होता है, इसे बोलते हैं क्रिटिसिजेशन, खामी निकालना जो सच में है उसमें। टेलीविजन और रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, इन दोनों पे कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ने। एंड गो गेव ओनली रूलिंग पार्टीज वर्जन, खबरें वही चलती थी जो रूलिंग पार्टी के फेवर में हो। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर कुछ थे जो इंडिपेंडेंट थे, बट गवर्नमेंट harassed those journalists। ऐसा क्या